गुड मॉर्निंग आर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मांग की लोच के माप। मांग की लोच के 3 माप हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला माप है जो कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि के द्वारा मांग की लोच का माप किया जाता है। कुल व्यय विधि इसकी 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले है इकाई के बराबर मांग की लोच। इकाई के बराबर मांग की लोच। इलास्टिक ऑफ डिमांड किसके बराबर है? इकाई के लिए। इकाई के बराबर मांग की लोच वह स्थिति होती है जब कीमत कम हो या ज़्यादा हो। अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है या वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको समझ सकते हैं हम उदाहरण के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर है कीमत, इधर लिखिए हमने मात्रा, और ये है कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस, क्वांटिटी मात्रा, और ये है टोटल एक्सपेंडिचर। कीमत है 10, मात्रा है 8 और कुल व्यय हो गया 80। एक वस्तु की कीमत 10 रुपये है, हमने उसकी 8 मात्रा खरीदी तो 10 अठे 80, 80 हमारा क्या हो गया? कुल व्यय हो गया। उसके बाद क्या है? कीमत कम हो गई। कीमत कम होने से हमने उसकी 10 मात्रा खरीदी, 8 कीमत होने पर उसकी हमने 10 मात्रा खरीदी। अब भी कुल व्यय कितना है? 80। अब कीमत बढ़ गई, 10, 8, 80। कीमत कम हो या कीमत ज़्यादा हो, उस स्थिति में जब कुल व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े वहाँ पर मांग की लोच क्या होती है? इकाई के बराबर होती है। उसके बाद इकाई से अधिक मांग की लोच, नंबर 1। नंबर 2, इकाई से अधिक मांग की लोच। इलास्टिक ऑफ डिमांड इकाई से ज़्यादा है। इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है? 1 से ज़्यादा है। इसको भी उदाहरण के द्वारा, यही कीमत, मात्रा और कुल व्यय है। मान लो कीमत है 10 और मात्रा है 8, कुल व्यय कितना है? 80। अब क्या है? इकाई से अधिक मांग की लोच वह स्थिति होती है जब कीमत कम हो तो कुल व्यय बढ़ जाए। कीमत कम हो तो कुल व्यय हमने क्या है? अधिक करना है, 12 अठे 96। कीमत कम हो तो कुल व्यय बढ़ जाए और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाए। देखें, कीमत के कम होने से कीमत कम हो गई। देखो यहाँ पर हमने उसकी अधिक मात्रा खरीदी और हमारा कुल व्यय 10 अठे 80, पहले 80 था, अब 12 अठे 96, ये कितना हो गया? अब ज़्यादा हो गया। कीमत के कम होने से कुल व्यय बढ़ जाए और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाए, वहाँ पर मांग की लोच क्या होती है? इकाई से अधिक होती है। उसके बाद नंबर 3, इकाई से कम लोचदार मांग। इलास्टिक ऑफ डिमांड क्या है? इकाई से कम है। इकाई से कम होता है जब कीमत कम होती है। देखिए इसको भी तालिया के द्वारा, मान लो पहले कीमत 10 थी और हम उसकी 8 मात्रा खरीद रहे तो कुल व्यय कितना हो गया? 80। अब क्या है? इकाई से कम में क्या दिखाना है? कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम हो जाए और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाए। कीमत कम होगी, 8 में 72, कुल व्यय भी कम हो गया। फिर कीमत बढ़ गई तो कुल व्यय भी बढ़ गया। तो वहाँ पर मांग की लोच क्या होती है? इकाई से कम होती है। देखो
इसमें बिल्कुल आसान सी तालिका है, सभी में 10, 8, 80, केवल बीच वाली लाइन खाली छोड़ दो, 10, 8, 80, 10, 8, 80, सभी में क्या है 10, 8, 80 है। जो बीच वाली लाइन है वो छोड़ दो। उसके बाद ये करना है क्वेश्चन के अनुसार, इकाई के बराबर में हमने मांग की लॉस क्या रख, कुल व्यय क्या रखना है, इकाई के बराबर रखना है, कुल व्यय क्या रखना है बराबर। और इकाई से अधिक, अधिक में क्या हमने कुल व्यय ज़्यादा करना है। जब कीमत सभी में कम करोगे आप, यहाँ पर भी कम की 10 से 8 होगी, यहाँ पर भी कम है और यहाँ पर भी क्या है कम है। इकाई से अधिक में आपने कुल व्यय क्या दर्शाना है, ज़्यादा दर्शाना है, और इकाई से कम में क्या है कुल व्यय आप कम दर्शाना। अब इसके चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं हम। OX Y, यहाँ पर लिया हमने कीमत और इधर ली है मात्रा नहीं सॉरी, यहाँ पर ले हो गया कुल व्यय, कुल व्यय। देखें जो ये स्थिति है हमारी, ये P कीमत है और ये क्या है P1 है। अब कीमत P1 है तो कुल व्यय हमारा क्या है, कुल व्यय उस स्थिति हमारा क्या है Q है। जब कीमत P है तो कुल व्यय Q है। कीमत बढ़कर P हो गई तो कुल व्यय तब भी Q है। कीमत कम हो या कीमत ज़्यादा हो तो हमारा कुल व्यय क्या है एक समान है। तो यहाँ पर मांग की लॉस क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। अब आगे देखना है आपने, जहाँ पर ये बिंदु हुआ इसको इसके साथ मिला दिया, ये आया इसको इसके साथ मिला दिया, ये हो गया हमारा P2 और ये हो गया हमारा P3। अब इस बिंदु पर देखो P2 पर जब कीमत P है तो कुल व्यय क्या हमारा Q है। अब कीमत बढ़ गई, कीमत क्या होगी बढ़ गई, कीमत बढ़कर क्या होगी P2 होगी, कीमत बढ़कर P2 हो गई और मांग हमारी क्या होगी Q1। कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाए और कीमत के कम होने पर, कीमत P2 है तो कुल व्यय Q1 है और कीमत P है तो कुल व्यय क्या हमारा बढ़ गया। कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाए और कीमत के कम होने पर, कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाए, कीमत के कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाए और कीमत के अधिक होने पर कुल व्यय कम हो जाए, उस स्थिति में हमारी मांग की लॉस क्या होगी, इकाई से ज़्यादा होगी। अब P3 देखें, कीमत कम हो गई, जब P1 थी तो कुल व्यय क्यों था, कीमत कम होगी कुल व्यय भी कम हो गया और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ गया। देखो ये स्थिति क्या कौन सी हमारी, कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम हो जाए, यहाँ पर भी कीमत कम हुई और कुल व्यय कम हो गया। और कीमत के बढ़ने पर, पहले 72 था 82, कुल व्यय बढ़ गया, तो कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाए तो वहाँ पर मांग की लॉस क्या होगी, इकाई से कम होगी। देखो आसान सा है बिल्कुल। ये है हमारा A, B, C और ये लगा दिया हमने D बिंदु। A B पर मांग की लॉस क्या है, इकाई के बराबर है, और जो AC है ये यहाँ पर मांग की लॉस क्या है, इकाई से अधिक है, और B D बिंदु यहाँ पर मांग की लॉस इकाई से कम है। जहाँ पर कुल व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े वहाँ पर मांग की लॉस इकाई के बराबर होगी। जहाँ पर विपरीत प्रभाव पड़े, यदि एक चीज़ बढ़े दूसरी कम हो जाए और एक चीज़ कम हो दूसरी बढ़ जाए, विपरीत प्रभाव वहाँ पर क्या मांग की लॉस इकाई से अधिक है। और ये पॉजिटिव, यदि एक बढ़े तो दूसरी बढ़े, यदि कीमत बढ़े तो कुल व्यय भी बढ़ जाए, यदि कीमत कम हो कुल व्यय भी कम हो जाए, वहाँ पर मांग की लॉस क्या होगी, इकाई से कम होगी। थैंक यू।